हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय चैनल राइस विद अनामिका। कैसे आप सभी लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। आज मैं जो नया चैप्टर स्टार्ट करने वाली हूँ, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। कल मैंने जो चैप्टर पढ़ाया पूरा कंप्लीट कर दिया है, न्यूट्रिशन इन प्लांट। अगर आप लोग नहीं देखे तो जरूर जाके उस चैप्टर को देखिए, उसके बाद ये कंटिन्यू करिए। चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। पहला है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। अब न्यूट्रिशन इन एनिमल क्या होता है? जिस प्रकार हम लोगों ने पौधों के बारे में पढ़ा कि पौधों को न्यूट्रिशन की क्यों जरूरत होती है, किस किस चीज़ों से न्यूट्रिशन उन्हें मिलता है, उसी प्रकार एनिमल में भी न्यूट्रिशन की जरूरत क्यों होती है, उन्हें किस प्रकार एनिमल्स को किस प्रकार न्यूट्रिशन मिलता है। ऐसे ही में हम लोगों ने पढ़ा था 4th चैप्टर में कि न्यूट्रिशन क्या होता है, किनसे मिलकर न्यूट्रिशन मिलता है। तो कार्बोहाइड्रेट, मिनरल, प्रोटीन, इन सब चीज़ों से मिलकर न्यूट्रिशन बनता है। तो ये सब न्यूट्रिशन की क्या जरूरत होती है? हमारी बॉडी को ग्रोथ करने के लिए, बॉडी को रिपेयर करने के लिए, और ये सब चीज़ों के लिए क्या होता है, न्यूट्रिशन की जरूरत पड़ती है। तो वैसे ही एनिमल्स में भी न्यूट्रिशन की जरूरत होती है। तो न्यूट्रिशन क्या होता है एनिमल्स में, चलिए देखते हैं। Nutrition is the process by which living organisms take in food and utilize for energy, growth and maintenance। इसका मतलब क्या हुआ, जो जीव हैं, तो जीव में जो पोषण होता है, जीव में पोषण की वह प्रक्रिया है जिसमें जीव क्या करते हैं, भोजन को लिविंग और जो भोजन को क्या करते हैं, यूटिलाइज करते हैं। किस लिए प्रयोग करते हैं? एनर्जी, अपने शरीर में ऊर्जा बनाने के लिए, ग्रोथ, शरीर में ग्रोथ को बढ़ाने के लिए, और मेंटेनेंस, अपने शरीर की मरम्मत करने के लिए। इसलिए एनिमल्स क्या करते हैं, न्यूट्रिशन का उपयोग करते हैं। तो ये हमारा हुआ कि न्यूट्रिशन क्यों जरूरी है एनिमल्स के लिए, कि मतलब शरीर में अगर हमें ऊर्जा की जरूरत है, शरीर को विकास की जरूरत है, ग्रोथ की जरूरत है, और हमारे शरीर की मरम्मत की जरूरत है, तो हमें हमारे शरीर में न्यूट्रिशन का पर्याप्त मात्रा में होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये हो गया हमारा न्यूट्रिशन। अब आता है कि न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस, मनुष्यों में पोषण। अब जैसे कि एनिमल्स जैसे हैं या मनुष्य हैं, तो उनमें न्यूट्रिशन जो है किस प्रकार, मतलब पोषण किस प्रकार ग्रहण करते हैं, कि किस किस प्रोसेस के थ्रू मतलब गुजर कर हमारे शरीर में न्यूट्रिशन मिलता है। तो उसके 5 स्टेप्स हैं जो 1 बाय 1 हम लोग पढ़ेंगे। तो पहला है इंजेशन, दूसरा है डाइजेशन, तीसरा है एब्जॉर्प्शन, चौथा है एसिमिलेशन, पांचवा है इजेशन। अब ये हमारे प्रोसेस हैं जिनके थ्रू हमारे जो बॉडी के अंदर न्यूट्रिशन मिलता है, हम लोग प्राप्त करते हैं, जिससे हमारी बॉडी ग्रो करती है, एनर्जेटिक रहती है, और हमारे शरीर में मरम्मत होती रहती है। तो पहला इंजेशन। अब ये होता क्या है? तो ये भोजन को मुंह में लेना, मतलब जो हमारा मनुष्य में जो पोषण है, सबसे पहले यहाँ से प्रक्रिया स्टार्ट होती है, इंजेशन से। भोजन को मुंह में लेना, मतलब हम जो भी फूड करते हैं सबसे पहले क्या मुंह से लेते हैं। सबसे हमने कोई चीज खाया तो मुंह से खाया, तो हम लोग क्या किए, भोजन को मुंह से ग्रहण किया। उसके बाद क्या होता है, डाइजेशन, फिर पाचन की प्रक्रिया स्टार्ट होती है। अब डाइजेशन, भोजन को छोटे छोटे घटकों में टूटना, मतलब कि जैसे कोई चीज मैंने फूड को खाया, ठीक है, फिर वो डाइजेशन हुआ, तो मतलब भोजन क्या हुआ, छोटे छोटे टुकड़ों में टूटा वो। उसके बाद क्या, एब्जॉर्प्शन, मतलब अवशोषण, पौष्टिक तत्व खून में मिलना। जैसे कोई चीज हम लोगों ने क्या किया, छोटे छोटे टुकड़ों में टूटा, डाइजेस्ट हुआ, उसके बाद क्या हुआ, अब्जॉर्प्शन हुआ, अवशोषण हुआ, मतलब जो भी हमारे छोटे छोटे टुकड़े हुए थे, उनको क्या हुआ, जो हमारे उसके अंदर जो पोषण वाली चीजें हैं, उसका क्या हुआ, वो खून में जाके मिल गया। जो जरूरत थी हमारे शरीर के लिए, जो जरूरी है शरीर में, तो वो जाके खून में मिल गया। उसके बाद क्या है, एसिमिलेशन, मतलब अनुकूलन, तो पौष्टिक तत्व शरीर में उपयोग होते हैं। तो उसके बाद इस एसिमिलेशन का प्रक्रिया स्टार्ट होता है कि जो भी पौष्टिक चीजें होती हैं वो हमारे शरीर में जो उपयोगी होते हैं वो शरीर में अपना कार्य शुरू कर देते हैं। फिर क्या होता है, इजेशन, मतलब निकास, अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकला। जो लास्ट स्टेप हमारे बॉडी का होता है डाइजेशन में, जो हमारे न्यूट्रिशन में, तो वो क्या होता है, इजेशन, जो हमारे शरीर को जरूरत नहीं होती, अपशिष्ट पदार्थ जो यूजलेस होता है, उसको फिर क्या करते हैं, वो शरीर से बाहर निकाल देता है। अब ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम मतलब कैसे शरीर में पाचन क्रिया होती है, अब चलिए वो देखते हैं। अब ये हमारा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। अब हम लोग ये पढ़ेंगे कि किस प्रकार जो हमारे शरीर में पाचन की क्रिया होती है, किस किस के जरिए पाचन क्रिया का प्रोसेस होता है, कहाँ कहाँ से गुजर के जाता है। तो पहला जो हमारा है, कौन कौन से डाइजेस्टिव सिस्टम है जिनके थ्रू हमें न्यूट्रिएंट्स प्राप्त होते हैं। तो पहला है हमारा माउथ को और क्या कह सकते हैं, बकल कैविटी कह सकते हैं। तो माउथ और बकल कैविटी, उसमें क्या होता है, माउथ में क्या होता है, इंजेशन एंड चीविंग सलाइवा स्टार्ट डाइजेशन। सबसे पहले जो डाइजेशन का हमारा प्रोसेस है वो माउथ से ही शुरू हो जाता है। ऐसा नहीं है कि डाइजेशन का प्रोसेस सीधे जाके इंटेस्टाइन में होता है, मतलब आंत जो होती है
हाथों से स्टार्ट होता है, ऐसा नहीं है। लेकिन जो हमारा डाइजेशन का जो फर्स्ट स्टेप है वो हमारे माउथ से शुरू हो जाता है। जो हमारे दांत हैं वो क्या करते हैं, चीविंग करना स्टार्ट कर देते हैं। तो जब हम लोग कोई भी चीज चीविंग करते हैं, मतलब चबाते हैं, तो उसमें क्या होता है, सलाइवा प्रेजेंट होता है, लार, जिसे हम लोग लार प्रोड्यूस, तो वो एक क्या करता है, एक सिक्रेट करता है सलाइवरी ग्लैंड, जिसके वजह से क्या होता है, हमारा जो भी भोजन हम लोग ग्रहण करते हैं वो आसानी से च्यू हो जाता है। तो हमारा सबसे पहला जो डाइजेशन का स्टेप है वो हमारा माउथ से स्टार्ट हो जाता है, जिसे हम लोग बकल कैविटी भी कहते हैं। तो इंजेक्शन एंड च्यूइंग, जैसे कि हमने कोई फूड लिया और या तो उसे चबाया, सलाइवा स्टार्ट डाइजेशन, जो हमारे मुंह में जो लार होती है वो डाइजेशन पाचन क्रिया स्टार्ट कर देती है। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि फर्स्ट स्टेप हमारा डाइजेशन का कौन सा है, तो हमारा माउथ या बकल कैविटी आप कह सकते हैं, या फिर च्यूइंग प्रोसेस है। नेक्स्ट हमारा फूड पाइप या फिर इसोफेगस। फूड पाइप जैसे हमारे अंदर, जैसे ये हमारा माउथ हुआ, ठीक, या बगल कैविटी, उसके बाद हमारा क्या हुआ, ये इसोफेगस, जो हमारे अंदर ये फूड पाइप आई हुई है यहाँ पे पतली सी, जो फूड के अंदर एक पतली सी पाइप आई है उसे या फूड पाइप या तो इसोफेगस दोनों कहते हैं। उसका काम क्या होता है, पुशेस फूड टू स्टोमक यूजिंग पेरिस्टालिसिस। जो हमारे अंदर जो हमने हमारे जो मुंह में भोजन था, जो जिसको हमने चीव किया स्लाइवरी की मदद से, सलाइवा की मदद से, तो वो क्या करता है, उसके बाद हम लोगों ने फूड पाइप के थ्रू भेजा। अब वो फूड पाइप जो क्या करता है, उस भोजन को पुश करता है, इसोफेगस क्या करता है, उसको पुश करता है स्टोमक में भेजने के लिए। तो वो भोजन हमारे फूड पाइप से होते होते कहाँ जाता है, स्टोमक में जाता है, ठीक है। अब स्टोमक में जाने के बाद क्या प्रोसेस होता है, मिक्सेस फूड विद डाइजेस्टिव जूस, प्रोटीन डाइजेशन बिगिनिंग। अब इसमें क्या होता है, जो भी हमारा फूड होता है जितना, वो सब मिक्स होता है। उसके बाद उसमें से क्या होता है, जो प्रोटीन निकलता है वो, उसको प्रोटीन क्या करता है, अपना काम, उसको प्रोटीन को अलग कर लेता है। उसके बाद क्या करता होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन, स्पेलिंग गलत, इंटेस्टाइन, ठीक है। अब ये क्या हुआ, हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या हुआ, कंप्लीट डाइजेशन एंड एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स। इसमें क्या करता है कि हमारा डाइजेशन का जो प्रोसेस होता है पूरा कंप्लीट हो जाता है, ठीक। उसके बाद जो इसमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए हेल्पफुल होता है उनको अलग कर देता है, बाकी हमारा पूरा डाइजेशन का सिस्टम जो है यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। जो हमारा डाइजेशन का सिस्टम जो मेन होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होता है। लार्ज इंटेस्टाइन जो होता है उसका डाइजेशन का कोई रोल नहीं है, स्मॉल इंटेस्टाइन में ही हमारी पाचन की क्रिया होती है। तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट डाइजेशन एंड एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स, वहां से जितना भी न्यूट्रिएंट्स मिलता है वो एब्जॉर्ब कर लेता है और डाइजेशन की प्रक्रिया क्या होती है वहां पे पूरी हो जाती है। फिर लार्ज इंटेस्टाइन में फिर क्या काम होता है, तो लार्ज इंटेस्टाइन में ये काम होता है एब्जॉर्ब वाटर वेस्ट फॉर्म। तो जो भी हमारा जैसे न्यूट्रिएंट्स तो उसको एब्जॉर्ब कर लिए, स्मॉल इंटेस्टाइन है, डाइजेशन की प्रक्रिया पूरी कंप्लीट कर दी। अब लार्ज इंटेस्टाइन में जो वो मटेरियल, जितना वेस्ट मटेरियल बचा, तो उसमें अभी कुछ पानी बचा होगा, तो उस पानी को क्या करता है, वो एब्जॉर्ब कर लेता है। केवल मटेरियल, वेस्ट मटेरियल बचता है, बाकी जितना भी पानी होता है वो एब्जॉर्ब कर लेता है। तो लार्ज इंटेस्टाइन का काम क्या होता है, फंक्शन क्या होता है, एब्जॉर्ब वाटर वेस्ट फॉर्म। जो वेस्ट फॉर्म में जितना भी रहता है वो वाटर वहां पे एब्जॉर्ब कर लेता है। फिर लास्ट स्टेप जो बचता है एनस, हमारा सबसे पहले क्या हुआ, माउथ, माउथ से क्या हुआ, इसोफेगस, फूड पाइप से स्टोमक, स्टोमक से स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन से एनस में। एनस में क्या होता है, इजेशन ऑफ वेस्ट, जो भी हमारा अपशिष्ट पदार्थ होता है, मतलब जो भी जितना भी वेस्ट मटेरियल होता है वो वहां से बाहर हो जाता है। तो ये हमारा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है। इस प्रक्रिया के द्वारा हमें न्यूट्रिएंट्स प्राप्त होता है और ये हमारा एक डाइजेस्टिव प्रोसेस है, जिससे हमारी बॉडी में जो भी हम लोग फूड ग्रहण करते हैं वो पाचन क्रिया इसके थ्रू होती है। मैंने ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम बताया था कि मतलब कैसे न्यूट्रिएंट्स, कैसे डाइजेशन के प्रोसेस के थ्रू न्यूट्रिएंट्स एक ह्यूमन बॉडी को प्राप्त होते हैं। तो ये कुछ एक डायग्राम है, आप लोग मतलब रिलेट करिएगा, जैसा बना पाया वैसा बनाया है मैंने। तो ये जैसे कि जो भी ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम्स है, तो मैंने क्या बोला था, सबसे पहले जो डाइजेशन हमारा होता है माउथ से स्टार्ट हो जाता है। तो ये मान लीजिए हमारा माउथ है, तो ये माउथ से स्टार्ट हुआ, हमने कोई भी फूड लिया, कंज्यूम किया, इंजेक्शन किया, ये हमारा माउथ में गया। उसके बाद क्या होता है, इसोफेगस, क्या इसोफेगस में आया, ये फूड पाइप जिसे हम बोलते हैं। तो इसोफेगस में गया, इसोफेगस का काम क्या होता है,
फूड को स्टोमक में प्रेस करना, नीचे दबाना। तो यहाँ से क्या करता है, फूड जो है, कोई भी मान लीजिए हमारा फूड है यहाँ पे, तो इसका फूड का पाइप का काम क्या होता है, ये भोजन को क्या करता है, नीचे की तरफ प्रेस करता है, जिससे वो हमारा जो भोजन है वो स्टोमक में पहुंच जाए। अब ये हमारा स्टोमक हुआ। स्टोमक का काम क्या होता है, जो भी हमारा फूड होता है तो उसमें जो भी जितनी भी प्रोटीन वाली चीजें होती हैं वो उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, बाकी जो भी फूड होता है उसको वो क्या करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में भेज देता है। तो यहाँ इसके थ्रू जो कनेक्ट होता है ये हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन। तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या करता है, जो डाइजेशन का जो पूरा प्रोसेस होता है, लगभग 40% डाइजेशन हमारा यहाँ से होते होते हो जाता है, लेकिन जो बाकी जितना भी प्रोसेस बचा हुआ होता है वो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। तो इन स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या करता है वो, कि जितना भी जो भी भोजन हमारा होता है उसको पूरी तरीके से डाइजेस्ट कर देता है। जो भी हमारा भोजन होता है यहाँ पे हमारा भोजन डाइजेस्ट हो जाता है। फिर हमारी बॉडी में जो भी फूड में जो भी 10 या 20% जो भी डाइजेशन बचता है, तो वो फिर लास्ट में क्या करता है, जो हमारा लार्ज इंटेस्टाइन है, जो हमारा ये लार्ज इंटेस्टाइन है, ये प्रोसेस स्टार्ट करता है। इसका काम क्या होता है, मेन जो हमारा जो फूड होता है जो डाइजेस्ट हो रहा होता है, तो उसमें जो भी वाटर बचा हुआ होता है उसको वो एब्जॉर्ब कर लेता है। बाकी जो वेस्ट मटेरियल फिर इसके थ्रू सारा प्रोसेस होने के बाद ये हमारा एनएस है, एनएस के थ्रू जो भी वेस्ट मटेरियल होता है उसको वो अपशिष्ट पदार्थ जितना भी होता है वो बाहर कर देता है, रिलीज हो जाता है। तो ये हमारा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है। अब ये तो हमारा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम मैंने एक चार्ट के थ्रू भी बताया और डायग्राम के थ्रू भी बताया। आप लोग को मतलब जो भी ये चीजें समझ में आ गई होंगी कैसे क्या है। अगर नहीं फिर भी समझ में आई है तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कैसा। आप डायग्राम पे मत जाइएगा, जैसा भी हो सका मैंने वैसे बताया आपको समझाने के लिए कि आप लोग को इजिली समझ में आ सके। ठीक, अब उसके बाद एक चीज और आ जाती है कि जब ये सारे प्रोसेस हो रहे होते हैं तो इसमें क्या होता है, एक इम्पोर्टेंट मतलब डाइजेस्टिव जूस एक रिलीज होता है हर प्रोसेस में। तो वो कौन कौन से डाइजेस्टिव रिलीज होते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट है। जैसे सलाइवा है तो उसमें मतलब वो जो सलाइवा रिलीज होता है वो किसके थ्रू, कौन से क्रिएट करता है, वो सलाइवरी ग्लैंड। अब हमारे जब भी हम लोग फूड को चीविंग करते हैं, चबाते हैं, तो जब फूड को हम लोग चबा रहे होते हैं तो उसमें एक लार बनती है, और लार किसकी वजह से बनती है, वो सलाइवरी ग्लैंड। इसके अंदर सलाइवरी ग्लैंड होता है जिसकी वजह से हमारे अंदर लार बनती है। तो लार बनने की वजह से हम लोग क्या करते हैं, किसी भी भोजन को चबा सकते हैं, मतलब डाइजेस्ट कर सकते हैं। अगर हमारे अंदर मुंह में लार ना हो तो क्या आप किसी भी भोजन को चबा पाओगे, नहीं चबा पाओगे। कभी कोशिश कर लेना, अगर आपका जैसे कभी कभी बिल्कुल सूखा हुआ मुंह हो, बिल्कुल मुंह में बिल्कुल लार ना बनी हो, तो आप कोई भी भोजन को चबा नहीं पाओगे, बिल्कुल चीविंग नहीं हो पाएगी। तो इसलिए शरीर में मतलब मुंह में सलाइवा का होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है डाइजेशन प्रोसेस में। फिर नेक्स्ट होता है गैस्ट्रिक जूस। वो कौन से क्रिएट करता है, स्टोमक। स्टोमक हमारा कहाँ, ये जो फूड पाइप से होते हुए स्टोमक बन आया है, ये क्या करता है, गैस्ट्रिक जूस को रिलीज करता है। फिर नेक्स्ट है हमारा बाइल जूस। बाइल जूस कौन रिलीज करता है, लीवर। जो हमारा ये लीवर है, स्टोमक से जस्ट सटा हुआ ये हमारा क्या है, लीवर है। तो लीवर क्या सिक्रेट करता है, लीवर जो लीवर हमारा है वो कौन सा जूस रिलीज करता है, बाइल जूस। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा पेनक्रियाटिक जूस। पेनक्रियाटिक जूस कौन सिक्रेट करता है, पेनक्रियाज। ये जो हमारे स्टोमक के अंदर ही एक छोटा सा ये एरिया होता है, ये पेनक्रियाज, ये क्या करता है, पेनक्रियाटिक जूस को रिलीज करता है। तो ये हमारे डाइजेस्टिव जूस है जो हमारे डाइजेशन के प्रोसेस में बीच में जो जिसकी मदद से ये चीजें क्या होती है, रिलीज होती है। तो ये इनसे भी क्वेश्चन आते हैं कि जैसे सलाइवरी ग्लैंड क्या सिक्रिएट करता है, या स्टोमक क्या सिक्रिएट करता है, और ये लीवर क्या सिक्रिएट करता है। तो हमें पता होना चाहिए कि लीवर से हमारा बाइल जूस निकलता है, सिक्रिएट होता है। स्टोमक से हमारा गैस्ट्रिक जूस सिक्रिएट होता है, सलाइवरी ग्लैंड से सलाइवा सिक्रिएट होता है, और पेनक्रियाज से पेनक्रियाटिक जूस सिक्रिएट होता है। तो ये हमारा मेन डाइजेस्टिव सिस्टम है और उनके डाइजेस्टिव जूस है, जो आप इनको याद भी करिएगा। मतलब पहले तो आप समझिए, कॉन्सेप्ट को मेन समझिए, कैसे कैसे आपको याद करने से ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। क्योंकि कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है कि कैसे कैसे बॉडी में डाइजेस्ट होता है फूड, किस किस प्रोसेस से निकलता है, कौन सी जगहों से कौन सा जूस सिक्रिएट हो रहा है, अगर ये सब आपका क्लियर है तो एग्जामिनर कैसा भी क्वेश्चन देगा आप इजीली इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो आप कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए, रटने के चक्कर में ना पड़िए, स्टेप बाय स्टेप चीजों को समझिए। क्यों, ये भी कोई रटने वाला चीज नहीं है, आप स्टेप बाय स्टेप समझिए, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। एक ह्यूमन स्ट्रक्चर ही है
जो हर इंसान अपने मतलब हर इंसान के शरीर में ये चीजें हैं, तो आप अपने से रिलेट करिए और चीजें आपको अपने आप जो है समझ में आ जाएंगी। तो आज यहीं तक, और कल हम आपको इसी में तीत के बारे में बताएंगे, कितने प्रकार के तीत होते हैं, तीत का क्या काम होता है, उस इससे आगे कंटिन्यू करेंगे ये चैप्टर। आज के लिए यहाँ तक ही। कोई डाउट है तो कमेंट करके जरूर बताइए, अच्छे से पढ़िए, नोट्स बनाइए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।